अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था कि बूम एंड बस्ट साइकिल्स की इम्पोर्टेंस इन्वेस्टिंग में क्या है। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की वजह से और मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से जो बूम एंड बस्ट साइकिल्स बन जाते हैं, अगर आप उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो आपकी इन्वेस्टिंग अगर अभी यहाँ है तो वो यहाँ पहुँच सकती है सिर्फ एक स्टेप से। लास्ट वीडियो पे हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मौसूल हुई कि आपका जो डिटेल्ड बूम एंड बस्ट साइकिल इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है वो हमसे ज़रूर शेयर करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डिटेल्ड लेक्चर जो कि हमने अपने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में स्टूडेंट्स को टीच किया था, ताकि आप भी इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें और अपनी जो इन्वेस्टिंग है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। आज आपकी इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। सिट बैक एंड एंजॉय दिस लेक्चर और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इससे क्या क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मोस्ट रिक्वेस्टेड सेशन हमारा के पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी चलती रहती है, इससे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना परेशान रहते हैं। यही सोचते रहते हैं कि अब स्टॉक मार्केट बढ़ गई है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूं कि ना करूं। लॉन्ग टर्म देखते हैं तो रिटर्न अच्छा आ रहा होता है, लेकिन फिर जब इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ी भी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो उससे घबराहट होती है और जो है आप वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट जाके गलत फैसले कर लेते हैं। तो आज हम पूरा अपना इन्वेस्टिंग का फ्रेमवर्क, पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, वॉलेटिलिटी को हैंडल कैसे करना है, वो सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। आजकल वैसे भी जो है थोड़ी पॉलिटिकल नॉइज चल रहा है, तो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। तो हम इसकी प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। चलें जी। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे हम लोग कि हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कोशिश कर रहे हैं इस वॉलेटिलिटी के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की। इसकी वजह यह है कि जो स्टॉक मार्केट की एसेट क्लास है, यानी कि जब आप टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान के साथ पार्टनर बनते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है। ये चारों एसेट क्लास हैं पाकिस्तान की, और पिछले 25 साल 1 जनवरी 1999 से अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट जो है बाकियों से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे जाती है। बट जाहिर है उसमें ऊंच नीच भी आती है और वो परेशानी का बायस बनती है। तो उस वैल्यू को हमने कैप्चर भी करना है, लेकिन जो उसकी वॉलेटिलिटी है उसको अंडरस्टैंड भी करना है और उसके हिसाब से कुछ रूल्स भी बनाने हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करनी है। लेकिन जहाँ थोड़े हालात ख़राब हों उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उसका भी पूरा एक फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है। रियल एस्टेट में भी जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, या ज़्यादातर जो साइकी है पाकिस्तान में कि उसके रिटर्न बहुत ज़्यादा हैं, तो नीचे हमने रियल एस्टेट का एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट DHA फेज 6 लाहौर, उसका भी एक सिमिलर बनाया हुआ है कि उसने कितना रिटर्न दिया है। 2021 में लॉन्च हुआ था और आज वो तकरीबन कोई 40 टाइम्स उसने रिटर्न दिए हैं। तो स्टॉक मार्केट ने जो है इवन रियल एस्टेट के टॉप प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। और ये तो सिर्फ इंडेक्स का रिटर्न है। अभी जैसे हम अलग अलग सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें अच्छी कंपनीज ढूंढ लें और अच्छे तरीके से उसमें इन्वेस्ट करें तो इससे ज़्यादा भी रिटर्न हो सकता है। ये सिर्फ इंडेक्स बेस्ड रिटर्न है। यही चीज अगर हम इसको अब देखें कि वॉलेटिलिटी कितनी होती है, तो पाकिस्तान के 25 साल अगर आप 5-5 साल के इंटरवल में ब्रेक डाउन करें, तो 1994 से 2004 का जो साल था वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा था। उसमें स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 36% पर ईयर। और 36% पर ईयर जो है वो बड़ी हैंडसम अमाउंट होती है 5 साल के लिए। तो उसी टाइम में फिक्स्ड इनकम ने भी काफ़ी कम रिटर्न दिया, गोल्ड ने भी काफ़ी कम रिटर्न दिया। बट उससे जो अगले 5 साल थे उसमें गोल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट था, क्योंकि उस टाइम में डिवैल्यूएशन हो गई और गोल्ड की प्राइस भी बढ़ गई। फिर से स्टॉक मार्केट जो है नंबर 1 बन गया फ्रॉम 2009 टू 2004 और 14। और उसके बाद वाले साल में ऑलमोस्ट सबने 14 से 19 में सबने बराबर रिटर्न दिया। और 19 से 24 क्योंकि डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हुई, गोल्ड बेस्ट एसेट था। सो 25 साल में आपको इवन दो 80x रिटर्न मिला, बट वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आता। वो किसी 5 साल में बहुत ज़्यादा आता है, किसी 5 सालों में वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, फिर किसी 5 सालों में वो एक नॉर्मल एवरेज पे चल रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करने में भी बहुत वैल्यू है। इससे आप अपने रिटर्न जो है बहुत बेहतर कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें समझ के ना, अगर रिटर्न आप बेहतर नहीं भी कर पाए, एटलीस्ट आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी और आप इस एसेट क्लास में एक हायर परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो है ना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो बूम एंड बस्ट साइकिल है, इसके पीछे जो है मेन चीज़ यही होती है कि पाकिस्तान में जब ग्रोथ होती है तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है, फिर उसकी वजह से डिवैल्यूएशन होती है। तो फिर जो डॉलर बेस्ड एसेट्स होते हैं उनका रिटर्न अच्छा हो जाता है, जैसे गोल्ड में है। और फिर एक दफ़ा फिर से स्टेबिलिटी होती है, IMF प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं, सारी चीज़ें बहुत अंडर वैल्यूड होती हैं और वो रैली स्टार्ट होती है, तो फिर
से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब जिनको थोड़ा कैगर नहीं समझ में आया 36% की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो उनके लिए हमने स्टॉक मार्केट के जो रिटर्न है वो टाइम्स में भी लिखे हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा पुराना डेटा है। जो 82 टाइम्स वाला है वो बिल्कुल अपडेटेड है। ये है 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से। सो थोड़ा सा इसमें इस वजह से फ़र्क आ रहा है। तो अगर 36% पर ईयर रिटर्न आता है तो 5 साल में आपके पैसे ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स हो जाते हैं। मतलब आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो 450 हो जाते हैं वो। और इसी तरीके से जब 5-10% रिटर्न हो साल का, तो डबल भी नहीं होते 5 साल में। तो इसलिए ये जो साइकिल्स है ना, इनको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो पाकिस्तान में अगर आपने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न लेकर आना है, एक एवरेज जिसमें सारी कंपनीज होती हैं, तो दो वैल्यू एडिशन है हमारे हिसाब से। एक है कि आप अच्छी कंपनियां ढूंढें, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं अपने सेक्टर्स में। और दूसरा ये है कि ये जो वॉलेटिलिटी है, महीने के बेसिस पे नहीं कि ये इंटरेस्ट रेट कट हो गए तो खरीद लेते हैं, फिर कोई जलसा अनाउंस हो गया तो बेच देते हैं, हफ्ते हफ्ते के बेसिस पे नहीं करना। बट 2-3 साल के लेवल पे आपने ये जो बूम बस्ट साइकिल है उनको समझना भी है, और उसको अच्छे तरीके से टाइम करके वेल्थ प्रोटेक्शन भी करनी है। और जब सही टाइम होगा तो फिर वेल्थ ग्रो भी करनी है। सो हम लोग भी एट ARN फाइनेंशियल एडवाइजर्स 80% अपना जो टाइम है ना, वो कंपनीज को फॉलो करते हैं। और 20% हमारा जो टाइम है, हमने अपना ये पूरा बूम बस्ट साइकिल का फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, उसको हम फॉलो करने में लगाते हैं। अच्छा, अब ये बड़ा एक आपने चार्ट शायद देखा भी हो कभी। पाकिस्तान में जो एवरेज 100 कंपनियां होती है ना, अब स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक की प्राइस का सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है कि उसका प्रॉफिट कितना है। तो ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं ना, ये एक तरह से जो पाकिस्तान की 100 कंपनीज है ना, उनकी अगर आप एवरेज ले लें प्रॉफिट की, तो वो स्लोली स्लोली ऊपर जाता रहता है। किसी साल में 20% बढ़ जाता है, किसी साल में 10% बढ़ जाता है। एवरेज तकरीबन 15 से 17% है। और यही जो है स्टॉक मार्केट के इंडेक्स का रिटर्न है लॉन्ग टर्म में। तो जितना जितना प्रॉफिट ग्रो हो रहा होता है, उतना इंडेक्स बढ़ रहा होता है। बट उसके साथ साथ ये जो कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं ना, उसकी वजह से पी रेशो, मतलब उस प्रॉफिट पे जो आपको मल्टीपल मिलना है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। सो ये पूरा हमारा मकसद होता है बूम बस्ट साइकिल्स को टाइम करने का, कि जो पी रेशो में वॉलेटिलिटी आनी है ना, उसको हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट करें। ये हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं इस पे स्क्रीन शेयर करके एग्जांपल से। देखें, इसको हम लिख देते हैं वॉलेटिलिटी इन पी रेशो, इम्पैक्ट ऑन माय सेविंग्स। तो हम लेट से एक ईयर 1 ले लेते हैं। ईयर 1 के अंदर हमारी जो पोर्टफोलियो में सारी कंपनीज थी, उन्होंने मिलके 1,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। और उस टाइम पे जो स्टॉक मार्केट में पी रेशो चल रहा था वो था 8 पी रेशो। सो मेरा जो पोर्टफोलियो था वो तकरीबन 800 रुपये, 8,000 रुपये का हो गया। ठीक है, अब ईयर 3 में आ जाते हैं। 2 साल गुजर गए, आपने सारी चीज़ें फॉलो कर रहे थे, कंपनी आपने देखा नहीं नहीं इसका तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, मैं इसमें इन्वेस्टेड रहता हूँ। ईयर 3 में आ गए। अब ईयर 3 में जो आपकी सारी कंपनीज थी, उन सब ने अपना प्रॉफिट तो ग्रो कर लिया, 1,300 तक पहुंच गए। उनका जो प्रॉफिट था वो 1,300 रुपये बन गया टोटल। लेकिन उस टाइम पे चल रही थी वॉलेटिलिटी, पाकिस्तान के मैक्रो इंडिकेटर अच्छे नहीं थे, तो आपको सिर्फ 5 पी रेशो मिला। उस टाइम पे ये पी रेशो चल रहा था, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई ₹6,500। तो आप कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कंपनी भी सही ढूंढी, उसका प्रॉफिट भी बढ़ गया, मैं ठीक था अपने एनालिसिस में, लेकिन ये क्या है, पी रेशो गिर गया स्टॉक मार्केट का, ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैंने तो सब एनालिसिस ठीक की थी, बट मैं जो है आज जो है 20% लॉस पे बैठा हूँ 2 साल बाद। मैं तो इधर इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा आपसे, इससे बेहतर है अपने जो पैसे हैं ना वो बैंक में ही रख लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है इस वॉलेटिलिटी को समझने के लिए, क्योंकि इससे जो है आपका जो पी रेशो होता है वो चेंज होता है, और उसकी वजह से आपके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू आपको नजर आ रही होती है, उसमें भी बहुत चेंज आ सकती है। तो अब हमने
इस पी रेशो को समझने की कोशिश की। वो एनालिसिस हम आपसे आज शेयर करेंगे। तो इस वॉलेटिलिटी को समझने के लिए कुछ चीज़ें थी हमारे माइंड में कि ये फैक्टर्स हैं, ये हमने सोचा कि ये वाला फैक्टर, ये वाला इंडिकेटर अगर नेगेटिव जा रहा है तो उसका स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट होगा। तो इस तरह की हमने ना 20-25 इंडिकेटर्स की लिस्ट बना ली और सबका डेटा निकाला पिछले 5 साल, पिछले 25 सालों में, और उसका देखा कि स्टॉक मार्केट के साथ कोरिलेशन भी है कि नहीं। हमने बोथ क्वालिटेटिवली भी सोचा कि कोई रीज़न भी बनता है इस कोरिलेशन का, और उसको डेटा से चेक भी किया। और इसकी पूरी स्प्रेडशीट ऑफ मोर देन 20 इंडिकेटर्स पिछले 25 साल जो है हमने आपके रिसर्च पैक में जो है वो इंक्लूड भी कर दिया। तो हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किए 4 इंडिकेटर जो कि इम्पोर्टेंट हैं इन अंडरस्टैंडिंग द बूम बस्ट साइकिल्स ऑफ पाकिस्तान। एक एक करके मैं आपको उन सबको एक्सप्लेन भी करता हूँ, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो हम आपको शो भी करेंगे स्क्रीन पे, और आपके रिसर्च मटेरियल के जो अंदर ग्राफ्स हैं उसमें भी मौजूद है। चलें, सबसे पहला है प्राइमरी सरप्लस। अब ये जो पिछले साल में रैली हुई है FY24 में, इसका नंबर 1 रीज़न था प्राइमरी सरप्लस। पिछले कुछ सालों से ना पाकिस्तान अच्छा खासा अपना जो बजट बनाता था ना उसमें डेफिसिट शो करता था, और उसकी वजह से उसका डेट टू जीडीपी बढ़ता जा रहा था। तो प्राइमरी सरप्लस ऑलमोस्ट 20 साल बाद पहली दफ़ा अचीव हुआ। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्राइमरी सरप्लस क्या चीज़ है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एक हम इधर और जो है, अब हम जो जिस जिस डिस्कस कर रहे हैं, स्टिकी नोट कहाँ से आता है। मेरे ख्याल में ऊपर चला गया स्टिक। हाँ। ये रहा। मैंने कहा इधर एक और लगा देते हैं। अब ये प्राइमरी सरप्लस, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सरप्लस। अब पहले तो समझें प्राइमरी सरप्लस क्या है। प्राइमरी बजट डेफिसिट या प्राइमरी बजट सरप्लस वो होता है कि आपने एक साल में, गवर्नमेंट ने जितने भी खर्चे किए और जितना भी उसने टैक्स इकट्ठा किया, उसमें से खर्चों में से अगर जो उसने अपने कर्जों पे इंटरेस्ट देना है ना, अगर उसको आप एक्सक्लूड कर दें, और आपका रेवेन्यू यानी कि आपकी इनकम आपके खर्चों से अगर ज़्यादा होगी ना, तो उसको कहेंगे कि इस मुल्क ने प्राइमरी सरप्लस अचीव कर लिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप प्राइमरी सरप्लस अचीव करते हैं ना, तो आपका डेट टू जीडीपी यानी कि अपनी इकोनॉमी के साइज से आपने जो कर्जा लिया हुआ ना वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता रहता है। तो हम अज्यूम करते हैं, पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं। पाकिस्तान का लेट से $300 बिलियन का जीडीपी है, ठीक है। और अ, हम अज्यूम कर लेते हैं डेट जो है वो $200 बिलियन। अब रुपीस में भी होती है, डॉलर में भी होती है, बट अभी हम इसको डॉलर में रखते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आपका डेट टू जीडीपी कितना हो गया, ये आपका हो गया 67%। सही है, ये हमारा पहला साल हो गया। इसको बल के ऊपर लिख देते हैं ईयर 0, ठीक है। अब आपने अपना बजट बनाया, बजट में आपने जो है प्राइमरी सरप्लस जो है वो अचीव कर लिया, और उसी साल में आपकी जीडीपी ग्रोथ 3% की हो गई। सिर्फ, ज़्यादा भी नहीं अज्यूम करते, 3% कर लेते। तो आपका तो जीडीपी जो है वो 309 बिलियन का हो गया, और डेट जो है उस पे आपने कोई कर्जा भी देना था। तो लेट से आपने इस पे अच्छा, इसको हम जो है थोड़ा सा उसमें भी लेकर आते हैं, नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। इसको हम डॉलर्स में नहीं करते, और जीडीपी को भी रुपीस में कर लेते हैं, ये ज़्यादा आपको बेहतर समझ आएगा। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं 10,000 अरब की पाकिस्तान का जीडीपी है, बल्कि जो रियल नंबर है वही ले लेते हैं, ठीक है। और डेट हमारी है तकरीबन 70
थाउजेंड बिलियन। नंबर्स थोड़े बड़े हो रहे हैं बट आपने इससे परेशान नहीं होना, ये एक्चुअल नंबर्स पे अच्छे तरीके से अप्लाई होगा, इसलिए हम आपको ये शो करते हैं। ठीक है, तो अब अगले साल में आपकी 3% रियल ग्रोथ हो गई, साथ साथ इस साल में 15% इन्फ्लेशन भी थी, तो आपकी जो टोटल जीडीपी थी रुपयों में, उसका साइज 18% बढ़ गया। सही है, तो आपका एक साल बाद जीडीपी हो गया रुपीज 118,000 बिलियन। ठीक है, अब डेट जो थी, अब इन्फ्लेशन अगर आपकी 15% थी उस साल में, तो इंटरेस्ट रेट भी उसके आसपास ही होते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं 16% थे इंटरेस्ट रेट। सही है, 1% ऊपर चले जाते हैं, तो हमने 16% इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट ऑन डेट 16%, जो कि बन जाता है तकरीबन, ये इसकी अमाउंट ज़रा मुझे बताइएगा, 70 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आपने रुपीज 11,200 बिलियन इंटरेस्ट दिया, तो आपकी न्यू डेट हो गई रुपीज 81,200 बिलियन। ठीक है, अब आप देखते हैं कि ये डेट टू जीडीपी आपका, अभी हमने अज्यूम किया है कि प्राइमरी सरप्लस नहीं था, लेवल था, मतलब कि जो खर्चे थे उसने बैलेंस कर दिया, और जो हमने उस साल किया डेट के ऊपर इंटरेस्ट देना था वो हमने पे किया इन्फ्लेशन से 1% ऊपर। सो अब आपका नया 81,200 डिवाइडेड बाय 118, तो ये आपका नंबर आ गया 68.8%। तो जब जब एक इकोनॉमी में डेट पे जो आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो इन्फ्लेशन के आसपास होता है, तो आप थोड़ी सी भी अगर ग्रोथ करेंगे ना, रियल ग्रोथ, क्योंकि जो नॉमिनल ग्रोथ है वो तो इन्फ्लेशन नहीं आ जाती है, आप थोड़ी सी भी रियल ग्रोथ करेंगे, 3% की भी, 4% की भी, तो आपका डेट टू जीडीपी नीचे जाने लग जाएगा। तो जब जब प्राइमरी सरप्लस अचीव होता है, आपका डेट टू जीडीपी, जो आपकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है एक तरीके से, वो इम्प्रूव होने लग जाती है, और लोग इस इकोनॉमी पे ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो कहते हैं कि हाँ ये इकोनॉमी जो है ये सही जा रही है, और इसमें जो बिजनेस हैं वो भी ठीक जा रहे हैं, उनके लिए हम जो उनकी फ्यूचर अर्निंग्स हैं उनके लिए एक हायर पी रेशो दे सकते हैं। ये हम आपको करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी एक्सप्लेन करेंगे ये कॉन्सेप्ट, बट इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सरप्लस ये है कि अगर आप इस चीज़ को अचीव कर लें तो फिर आपका डेट टू जीडीपी है वो नीचे आता रहता है, और पाकिस्तान का भी पिछले साल में नीचे आया है। सो ये देखें जैसे लिखा हुआ है, और ये आईएमएफ की ना बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन भी होती है कि आपने जो बजट बनाना है ना, उसमें प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए, तो आपके जो खर्चे हैं और जो आपका टैक्स है वो बैलेंस होना चाहिए। अब वो किस तरीके से करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन अल्टीमेटली आपने अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है, सस्टेनेबल बनाना है, और पाकिस्तान ने 20 साल बाद इसको अचीव किया। और जब आप इस तरीके से कम खर्चे करते हैं तो फिर आपकी मनी प्रिंटिंग भी कम हो जाती है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाती है। अब आप देखें कितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, तो उसका अगेन एक साल पहले जो प्राइमरी सरप्लस अचीव किया है वो उसकी वजह से हुआ है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इंटरेस्ट रेट्स। अच्छा, हम इसको पहले आपको ये भी दिखाते हैं कि डेटा से कितना शो होता है कि जब जब प्राइमरी सरप्लस होता है तो जो है आपकी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है। ये अब मैं आपको अपने रिसर्च पैक पे लेके जा रहा हूँ, बूम एंड बस्ट साइकिल्स का। इसमें आप अगर जाएंगे प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डिसिप्लिन, तो इसमें अगर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, ये देखें, ये पूरा ग्राफ है, इसमें जो रेड लाइन है वो प्राइमरी डेफिसिट है। तो जैसे जैसे अब इधर जो है नंबर्स ऊपर जाते हुए पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप सरप्लस की तरफ जाते हैं आपकी स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही है, साथ साथ यहाँ भी आपकी इंप्रूवमेंट आई, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। दूसरे सालों में आपने देखा जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आ रही थी और नंबर जो था वो 0% से इसको मैं हाईलाइट करता हूँ अगर पॉसिबल है, या आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये देखें ये 0% की लाइन है। तो जब जब आप 0% से ऊपर थे स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही थी, इवन इस टाइम में भी आप कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव में नहीं गए थे, तो इस वजह से भी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है।
अब हम अपने सेकंड इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर पे आ जाते हैं। ये हम इनको पहले समझ लेंगे, फिर इनके रूल्स जो है ना वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट रेट पे तो वॉरेन बफे खुद कहता है कि इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा ना, उतना कम एक स्टॉक की प्राइस होगी। ये हम आपको शो करके दिखाते हैं। देन हम लिखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, अब हम इधर एक बना लेते हैं। इंटरेस्ट रेट्स 10%, और इसको हम दूसरी जगह बना लेते हैं इंटरेस्ट रेट्स 20%। अब आप एक मिनट के लिए सोचें कि एक स्टॉक है, सही है, उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी? उसकी फेयर वैल्यू होती है कि वो फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट कमाएगा ना, उसकी आज की वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो फ्यूचर में उसने रुपए कमाने हैं, उसकी आज की वैल्यू क्या है। तो आप कहते हैं कि अब जब मैं इसका शेयर खरीदूंगा, कि फ्यूचर के प्रॉफिट मेरे साथ शेयर करेगा, डिविडेंड भी देगा मुझे, स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगी जैसे जैसे इसके प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो मैं आज इसके लिए वो कीमत दे दूंगा जो फिर अपने फ्यूचर ये प्रॉफिट्स मुझे वापस करेगा बाद में। सो उसमें इंटरेस्ट रेट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वहाँ आपको शो करते हैं। अब हम अज्यूम करते हैं दोनों कंपनीज 100 रुपये कमाती हैं हर साल। तो यहाँ कर लेते हैं। चले, मैं ये इतनी देर टाइप करता हूँ, अजान होने वाली है, और फिर उसका एक्सप्लेन करता हूँ। चलें जी, पहले एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम सोचते हैं कि एक कंपनी ने 4 साल ही प्रॉफिट कमाना है। ये सिर्फ एक अजम्पशन है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप कहेंगे अब ये कंपनी मुझे हर साल अगले 4 साल तक 100 रुपये देगी, सही है, तो आज मैं उसके लिए कितनी कीमत देनी चाहिए? तो आप सोचेंगे कि जो एक साल बाद 100 रुपये आने हैं, उसकी आज की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय 1.1। इंटरेस्ट रेट 10% है। तो आप कहेंगे कि मैं आज जो इसके एक साल बाद मुझे प्रॉफिट मिलना है, उसको उसके लिए मैं आज जो है, एक सेकंड, उसके लिए मैं आज 91 रुपीज़ दे देता हूँ। आज मैं 91 दूंगा, बैंक में भी अगर मैं रखूंगा तो वो एक साल बाद 100 हो जाएंगे। तो ये कंपनी मुझे एक साल बाद वैसे ही 100 रुपये दे देगी। जो उसके दूसरे साल के प्रॉफिट है, उनकी आज की वैल्यू होगी 100 डिवाइडेड बाय 1.21। अब 2 साल अगर आप बैंक में पैसे रखेंगे और आप 82 रुपीज़ रखेंगे, तो वो 2 साल बाद 100 रुपये हो जाएंगे। तो जब आप, इस कंपनी ने आपको 100 रुपये देने हैं 2 साल बाद, तो उसकी वैल्यू जो है आज के हिसाब से 83 बन जाती है। इसी तरीके से जो है, जो 3 साल बाद प्रॉफिट मिलना है, उसकी वैल्यू आज की हो जाती है 75 रुपीज़, और जो 4 साल वाली है वो हो जाती है 68 रुपीज़। सो इस कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स को आज खरीदने के लिए जो आपके पास वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 317।
तो आपने कहा ये कंपनी मुझे हर साल 100 रुपये देगी। तो आज जो बैंक का रेट चल रहा है उसके हिसाब से अगर मैं आज 317 रुपये का शेयर खरीद लूँ तो मेरे पैसे जो हैं 10% के हिसाब से इंक्रीज हो जाएंगे। अब यही चीज़ हम देखते हैं 20% अगर इंटरेस्ट रेट हो तो फिर क्या होगा। तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, प्रॉफिट भी सेम रहेगा, और ये जो है हम इसको उस इंटरेस्ट रेट की कंपाउंडिंग के हिसाब से जो है डिवाइड करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये नंबर नीचे वाला बड़ा होता जा रहा है, जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं उनकी आज की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। सो अगर इंटरेस्ट रेट 20% होगा तो जो कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं उनकी आज की वैल्यू हो जाएगी पहले साल की 83। तो एकदम से 91 से जो एक साल बाद आपको पैसे मिलने हैं उसकी वैल्यू हो गई 83। फिर नेक्स्ट सेकेंड ईयर के जो प्रॉफिट 100 रुपये मिलना है आपको उसकी वैल्यू हो गई 69 आज के हिसाब से। फिर आपकी हो गई 58 थर्ड ईयर के प्रॉफिट्स की वैल्यू। और आखिर की हो गई 48। तो एक तो अगर फिगर इन सही सब कर लेगा। पहली हम्म वाली एग्जांपल में पहली वाली एग्जांपल में हम्म थर्ड कंपाउंडेड जो है ना वो 1.133 लिखा हुआ है, 1.33। 1.33 सही है, थैंक यू। अच्छा, अब हम इन सारे नंबर्स को अगर प्लस करें तो इस इंटरेस्ट रेट पे आप किसी कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स खरीदने के लिए आज कितने पैसे देने को रेडी होंगे, वो हो जाते हैं 48। तो ये हो गया 258। तो इस केस में अब ये सिर्फ 4 साल है, हमने 4 साल सोचा है। वैसे तो कंपनी 10 15 20 साल के बारे में सोच रहे होते हैं लोग। तो इसमें इस केस में पी रेशो क्या बना, 3.17। 100 रुपए की अर्निंग्स और प्राइस जो आज बन रही है जो लोग देने को रेडी हैं वो थी 317। तो इस केस में पी रेशो जो है वो 2.58 हो गया। सो इस वजह से वॉरेन बफे कहता है कि इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी फॉर स्टॉक प्राइसेस, क्योंकि फ्यूचर में जो रिटर्न कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, जो शेयर होल्डर्स के पास आएगा उसकी आज की वैल्यू हाई इंटरेस्ट रेट जो है कम कर देते हैं, और फिर जो पी रेशो मिल रहा होता है उस कंपनी को वो भी कम हो जाता है। तो ये इंटरेस्ट रेट्स वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ग्लोबली एक बड़ा मशहूर फॉर्मूला है कि अगर आपने किसी भी मुल्क में एक फेयर पी रेशो देखना हो ना, तो आप 20 माइनस जो उस मुल्क के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स है ना, 4 साल की एवरेज, 5 साल की एवरेज, वो आप ले लें तो आपको एक फेयर पी रेशो मिल जाएगा। बट पाकिस्तान के केस में हम भी पहले ऐसे ही सोचते होते थे, बट पाकिस्तान के केस में जो डेटा है वो आपको ज़्यादा बताता है कि 20 माइनस करंट इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो ज़्यादा एप्लीकेबल हैं। अब इसमें जब इंटरेस्ट रेट बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं तो वो फिर फॉर्मूला आपको थोड़ा गलत आंसर देता है, बट जो नॉर्मल रेंज होती है इंटरेस्ट रेट्स की बिटवीन 7 to 15, तो ये आपको बड़ा एक सही बताएगा कि पी रेशो इस कंट्री में क्या होना चाहिए। ये हम ओवरऑल सारी जो एक इंडेक्स का पी रेशियो था उसकी बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल कंपनीज में और बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, और वो जो है ऊपर नीचे हो जाता है, बट जो एक एवरेज होती है पूरे मुल्क की वो इस हिसाब से चलती है। अब हम आपको इसका डेटा भी शो करते हैं कि किस तरीके से जो है इसका डेटा हमें शो कर रहा है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसमें जो हमने आपको पैक दिया हुआ है उसमें आप इंटरेस्ट रेट्स वाले फोल्डर में जाएंगे तो आपके पास 3 फाइल्स आ जाएंगी। अच्छा, एक तो वॉरेन बफे की ही है कोट, और दो आपके पास जो हैं वो ये आ जाएंगी। हम स्क्रीन पे आपको शेयर करें। अब ये देखें, रेड लाइन जो है इंटरेस्ट रेट्स हैं, जैसे जैसे ये नीचे आते हैं स्टॉक मार्केट बढ़ती है। फिर अगेन जब ये इधर नीचे आते हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है।
सो ये हमने आपको नंबर से भी शो किया और डेटा से भी शो किया कि इंटरेस्ट रेट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। इस रिसर्च पैक में ना एक और फोल्डर भी है जिसका नाम है एडवांस्ड ग्राफ्स। सो वो आपको स्टॉक मार्केट के साथ साथ जो पी रेशियो चल रहा होता है उस टाइम पे वो भी आपको शो कर रहा है। बट जितने भी न्यूबीज हैं वो अभी इस फोल्डर को ज़्यादा अहमियत मत दें। पहले पूरा लेक्चर जब आप सुन लेंगे उसके बाद उसको खोलेगा तो आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मेन ये है कि अ, जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो हर कंपनी के जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होते हैं उनकी आज की वैल्यू बढ़ जाती है, तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ती है। तो हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। पाकिस्तान के केस में 20 माइनस इंटरेस्ट रेट करंट उस वो ज़्यादा फॉलो होता है। फिर हम आ जाते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट पे। और ये होता है कि एक मुल्क में इसमें दो तीन छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, बट मेन तीन चीज़ें जो डिसाइड करती हैं करंट अकाउंट डेफिसिट वो होता है इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स जो है आपको डॉलर कमा के दे रहे होते हैं और इम्पोर्ट्स में आप डॉलर खर्च कर रहे होते हैं। सो जो भी डेवलपिंग मुल्क होते हैं क्योंकि वो इतनी आसानी से डॉलर जो है उसका कर्जा नहीं ले सकते, तो उनके लिए इसको बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी होता है। अमेरिका जैसे मुल्क में क्योंकि वो डॉलर खुद प्रिंट कर सकता है, या यूके जैसे मुल्क में, जापान जैसे मुल्क में, वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो कहीं से भी बोरो कर सकती हैं एट लो कॉस्ट। तो उनके मुल्कों में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट पाकिस्तान और इस तरह के मुल्कों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज आपके जो डॉलर रिजर्व होते हैं वही खत्म हो जाएंगे तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो अगेन जैसे हमने आपको प्राइमरी सरप्लस वाली एग्जांपल में बताया नंबर्स के साथ कि अगर आपकी 3% भी ग्रोथ हो रही हो तो आपने जो डॉलर में कर्जे लिए हुए हैं उस पर आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसकी परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम होता रहेगा। अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा नहीं बढ़े, 2% की रेंज में रहे, तो आपकी जो डॉलर के कर्जे हैं उसकी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी भी 2% बढ़ जाएगी, आपके जो कर्जे हैं वो भी 2% बढ़ जाएंगे और जो डेट टू जीडीपी है वो वहीं रहेगा। अब पाकिस्तान के केस में क्योंकि हम लोग ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और जितनी भी पाकिस्तान में एलएनजी आती है उसकी भी जो प्राइसिंग है ना वो ऑयल से लिंक्ड है। तो ये दोनों चीज़ों को मिला लें तो हम ऑलमोस्ट 15 से 20 बिलियन डॉलर का जो है ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जिसका लिंक जो है ऑयल से बहुत ज़्यादा है। तो अगर $5 भी ऑयल महंगा हो जाए तो $1 बिलियन जो है साल का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। तो इसमें ऑयल प्राइस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हाई करंट अकाउंट डेफिसिट होता है 10-10 बिलियन डॉलर, 15-15 बिलियन डॉलर, और जितने पाकिस्तान के रिजर्व होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि ये तो 2 साल में ही इसके रिजर्व जीरो हो जाने हैं इस मुल्क के। तो इस मुल्क में जो कंपनीज हैं उनके जो 10 साल बाद 5 साल बाद जो प्रॉफिट कमा रही है मैं उनके लिए पैसे क्यों दूं, मुझे तो पता ही नहीं है वो होंगी भी कि नहीं। तो इस वजह से जब करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होता है और रिजर्व्स कम हो रहे होते हैं तो अगेन पी रेशियो जो है वो स्टॉक मार्केट का कम हो जाता है। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स, प्राइमरी सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट, आपको बता रहा है कि जैसे जैसे इकोनॉमी का गोइंग कंसर्न होता है, जैसे आपने कोई ये डिफॉल्टर टाइप कंपनी होती है तो उनका ऑडिटर लिखता है कि इस कंपनी का जो गोइंग कंसर्न है ना उस पर डाउट्स आ गए हैं कि अब हमें नहीं पता कि ये 2-3 साल बाद ये कंपनी या 5 साल बाद रहेगी कि नहीं, मतलब मैं इसमें ज़्यादा फ्यूचर में देख नहीं सकता इसको। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं और आपके रेवेन्यूज कम होते हैं, आपका प्राइमरी डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, तो लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी पे गोइंग कंसर्न पे सवालिया निशान उठ जाता है। तो इस वजह से फिर लोग कहते हैं कि एक मुल्क की इकोनॉमी ही अगर खतरे में आ गई है तो फिर इसके अंदर जो बिजनेस हैं उनकी जो 5 साल बाद 10 साल बाद अर्निंग्स हैं उनके लिए मैं क्यों पे करूं आज के लिए, उस पर एक डाउट आ जाता है। इस वजह से पी रेशो जो है अगेन डिक्लाइन हो जाता है। मैं आपको इसके जो है ग्राफ्स भी दिखा देता हूँ करंट अकाउंट डेफिसिट के कि डेटा हमें क्या बताता है। अब ये फोल्डर है आपके रिसर्च पैक में, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड ऑयल प्राइसेस। ये जो है आप अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इसमें जो येलो लाइन है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और जो रेड लाइन है वो ऑयल प्राइसेस है। तो जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपका वो भी बढ़ने लग जाता है, अगर बाकी सारी चीज़ें इक्वल हो। इस केस में भी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट देखें -4% तक गया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ऑयल बढ़ रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है नीचे आ रहा है, मतलब कि डेफिसिट बढ़ रहा है।
परसेंटेज माइनस में ज़्यादा जाती जा रही है। अब इन तीनों चीज़ों को जो है ना आप कंट्रोल करता है आईएमएफ। आईएमएफ की पहली जैसे मैंने कंडीशन बताई कि अगर आईएमएफ प्रोग्राम लेना है तो पहले अपने खर्चे और रेवेन्यूज को बैलेंस करो, प्राइमरी सरप्लस में आओ। अगर आईएमएफ प्रोग्राम लेना है तो करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है ना कंट्रोल करो। हम इतने कर्जे नहीं देंगे कि आप उससे जो है इंपोर्ट करते रहें और हमारे पैसे भी ज़ाया कर दें। फिर जैसे ही ये चीज़ें कंट्रोल होती हैं तो उससे इन्फ्लेशन नीचे आ जाती है और उससे इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाते हैं। तो आईएमएफ की अम्ब्रेला भी बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तान में। आईएमएफ की अम्ब्रेला के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़े डिसिप्लिन के साथ चलती है। शुरू में इंटरेस्ट रेट कभी कभी बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है, 6 महीने गुजरते हैं, वो पे नीचे आने लग जाते हैं जैसे आजकल हो रहा है। तो वैसे अगर ये तीनों इंडिकेटर आपके नेगेटिव में जा रहे हो, इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जा रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है और इम्पोर्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, लेकिन अगर कभी भी आईएमएफ अग्रीमेंट हो जाए तो आप एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं कि ये तीनों इंडिकेटर भी जो हैं 3 से 6 महीने में इंप्रूव होने लग जाएंगे और स्टॉक मार्केट भी इंप्रूव होने लग जाएगी। फिर हम जब अपनी आईएमएफ की जो अपॉर्चुनिटी होती है टू डू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जब हम वो नहीं करते तो ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाता है। तो ये हमारे चार वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रो इंडिकेटर्स थे, और ये चार जो है इनफ है। इसके अलावा जितने भी इंडिकेटर हैं उसका इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है ऑन द स्टॉक मार्केट। फिर हम आ जाते हैं पॉलिटिक्स में कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो किस तरीके से इन्वेस्टिंग को अफेक्ट करती है और हमें इसमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए अल्टीमेटली जो है ना ये जो चार मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, इनके खराब होने से ही आपकी स्टॉक मार्केट नीचे जाती है। लेकिन पॉलिटिक्स उनको इस तरीके से कंट्रोल करती है कि जब भी कोई सिटिंग गवर्नमेंट होती है और वो उसके अगेंस्ट हो जाती हैं सारी फोर्सेस, स्टैब्लिशमेंट भी अगेंस्ट हो गई, कोर्ट्स भी अगेंस्ट हो गए और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी अगेंस्ट हो गई, तो फिर वो कहते हैं भाई हमारे पास तो 1 डेढ़ साल ही रह गया है हमारा टाइम खत्म होने में। अब उस टाइम में हमने नेक्स्ट इलेक्शन में जो है लोगों को खुश भी करना है तो वो सब्सिडीज भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो उन्होंने ग्रोथ भी शो करनी होती है तो उसके लिए इंपोर्ट भी खोल देते हैं। तो जब उनके ऊपर प्रेशर आता है और वो उनके पास जो भी चीज़ें कंट्रोल में होती हैं उसको मिस यूज करते हैं, तो फिर ये सारे जो तीनों मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं ये अपनी जगह से हिल जाते हैं और इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स की वजह से आपके जो मैक्रोज खराब होते हैं उससे स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट आता है। फिर 1 2 साल एक पूरी स्ट्रगल चलती है, फिर इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, उस टाइम तक वैसे ही रिजर्व खत्म हो गए होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट भी चल रहा होता है, सब्सिडीज भी बहुत दी होती हैं पिछले सालों में, तो वो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, आईएमएफ में जाती है और फिर 1 2 साल तक स्टेबिलिटी आती है। तो ये है पूरे बूम बस्ट साइकिल्स कि जब एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट सारे पावरफुल कॉरिडोर्स हो जाएं तो फिर जो है वो गवर्नमेंट अपना जो जैसे खजाना होता है एक तरह से खोल देती है और उससे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब हम इसमें आपको पहले शो भी करेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें जैसे प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि अब पॉलिटिक्स में ये होने लगा है, लेकिन जब आपने इन्वेस्टिंग करनी है ना आपने ये प्रिडिक्ट नहीं करना। उसका मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों। और डेटा हमें शो करता है कि जब जब पाकिस्तान में, अब हम इसको देखते हैं पॉलिटिक्स को एज अ 4 प्लेयर गेम। दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है पाकिस्तान में, एक कोर्ट्स और एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो ये चार मेन प्लेयर जो होते हैं ना, जब ये 3-1 होता है किसी की एक साइड पे होते हैं और गवर्नमेंट भी उसी की होती है, तो सारी चीज़ें स्टेबिलिटी से चलती हैं। जहाँ ये 2-2 और फिर अगेंस्ट द गवर्नमेंट 3-1 की तरफ जाते हैं ना, तो फिर ये सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। सो इजी वर्ड्स में, जब तक ये 3-1 रहता है तो स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के लिए चीज़ें सारी ठीक रहती हैं और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। अब हम आपको दो एग्जांपल शो करते हैं। अहमद, ज़रा अगर आप देख सकते हैं कि ये नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन किस डेट को हुई थी, तो हम आपको शो करेंगे कि आपको इसमें ना प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बल्कि पाकिस्तान के बूम बस साइकिल्स, इसमें बुल मार्केट भी इतनी लंबी होती है और बेयर मार्केट भी अच्छी खासी लंबी होती है कि आप अगर सिर्फ यही देख लें कि जब कंफर्मेशन मुझे मिल गई है कि हाँ अब पॉलिटिक्स में जो है चीज़ें चेंज हो रही हैं, मैं जब भी अगर एक्ट करूंगा तो जब भी मैं अच्छे टाइम पे निकल जाऊंगा। ASE 100 डेट आ रही है कोई न्यूज़ वगैरह के आर्टिकल में? अहमद?
28 जुलाई 2017। अब हम जो है इसको शिफ्ट करते हैं, ये देखें। अब आप अपनी स्क्रीन पे जो है इसका चार्ट देख सकते हैं। तो जिस टाइम पे ये डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, एक क्लियर इंडिकेशन था कि अब जो है चीज़ें आर मूविंग टुवर्ड्स 3-1 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम अगर वीकली पे चले जाएं तो एग्जैक्ट डेट भी आपको पता चल जाएगी। उप्स, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। स्क्रीन शेयर हो रही है, चल। तो ये हम 2017 में चले जाते हैं बाकी। और 20, क्या डेट थी एग्जैक्ट? जुलाई 2017। 26 जुलाई। सो ये अच्छा, जुलाई, ये देखें। सो इस टाइम पे भी 46,000 जो है, जो टॉप 52 का था, आप विद इन 15% ऑफ द टॉप, आपको क्लियर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर आप जब भी एक्ट करें, जब आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। सेकेंडली, अभी की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने बताया, जब तीनों इंडिकेटर जो है ऑपोजिट में जा रहे हो, लेकिन आईएमएफ अग्रीमेंट हो जाए, तो आप एक लीप ऑफ फेथ जो है ना वो ले सकते हैं। सो अगर आप उस कंफर्मेशन का भी वेट करें और बिल्कुल बाय द डिप जैसे चल रहा होता है, नहीं नहीं डिफॉल्ट नहीं होगा, ले लेते हैं, यही बेस्ट टाइम है, आप कंफर्मेशन का अगर वेट भी करेंगे ना, इस टाइम पे आईएमएफ का अग्रीमेंट हुआ था। अगर आप 45,000, जब एक दफा अग्रीमेंट अनाउंस हो गया था, आप जब भी बाय करते, तो बुल और बेयर साइकिल जितने स्ट्रॉन्ग हैं पाकिस्तान के, कि इट्स बेटर टू वेट फॉर कंफर्मेशन। एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हुआ था 1 अप्रैल 2022। ये देखें, 2022 में अगर आप 1 अप्रैल पे आए, तो ये वीक ले लेते हैं। तो इसमें तो आपको ऑलमोस्ट 46,000 पे अपॉर्चुनिटी मिल गई टू एग्जिट, जब आपने देखा कि अगेन सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है सारे हो गए हैं, क्लियर कंफर्मेशन मिल गई, कोई आपको ना इसमें प्रीएम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। हाई जो था वो 48,000 का था, अब 46,000 पे निकल गए। तो बूम बस साइकिल्स का पहला रूल है कि कोई भी चीज़ आपने प्रिडिक्ट नहीं करनी। इनफ अपसाइड और डाउन साइड जो है ना, वो होती है कि आपने जब एक्ट करना है, जब कंफर्मेशन हो जाती है। ये देखें, ये 2 पॉइंट्स आपके कवर, स्क्रीन शेयर में करता हूँ। आप मोर देन 15% लूज करेंगे ही नहीं। आप बस अपने माइंड में रख लें कि मैंने इन्वेस्टेड रहना है, और जब मुझे क्लियर साइंस मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है टॉप से मैं 10-15% मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब जो रूल्स होते हैं वो हम आपको एक दफ़ा फिर से रिव्यू करा देते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ये दोनों चीज़ें जो है आपको बताती हैं कि अगर ये अच्छे हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान की इकोनॉमी सही डायरेक्शन में जा रही है, इसकी आउटलुक अच्छी है, कि लोग देख सकते हैं कि हाँ ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, तो जो बिजनेस है उसके लिए मैं अगले 7-8 साल के प्रॉफिट्स के लिए भी पैसे दे दूंगा, 7-8 पी रेशो भी दे दूंगा। इंटरेस्ट रेट और डिक्लाइनिंग ट्रेंड, अगेन इसकी इंपॉर्टेंस भी हमने आपको नंबर से शो की। जब इंटरेस्ट रेट सही होते हैं, तो आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता आपका पी रेशो बढ़ता रहता है। और उसकी क्या रीज़न है, क्यों वॉरेन बफे कहता है कि इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी। तो अब ये इन्वेस्टिंग का रूल है कि जब चार मैक्रो इन लाइन है, सही है, और अभी तक आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट सारी फोर्सेस हो गई हैं, तो आपने एटलीस्ट 50% पोर्टफोलियो जो है ना वो इन्वेस्टेड रखना है स्टॉक्स में। आप इससे ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50%। ये जो वेल्थ क्रिएशन आपकी हो रही है और लॉन्ग टर्म में इतने अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, तो आपने 50% जो है कम से कम इन्वेस्टेड रहना है, स्पेशली अगर जो पी रेशियो है वो 6 से 7 से कम है। और 6 से 7 की वजह यह है कि जैसे हमने आपको एक पूरा फॉर्मूला बताया कि फेयर, एक सेकंड, हमने जैसे आपको पूरा फॉर्मूला बताया था
कि वाई हम कह रहे हैं कि 6 to 7 पी रेशो जो है वो एक फेयर है। इसको हम लिखते हैं फेयर पी रेशो और पाकिस्तान। तो जैसे हमने बताया कि अ, एक अगर किसी भी मार्केट का फेयर पी रेशो निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है 20 माइनस इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कोई 11% के आसपास हैं, और अभी भी जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो इंटरेस्ट रेट कोई तकरीबन 12% तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 20 माइनस 12, तो 8 पी रेशो एक तरह से पाकिस्तान के लिए जो है ना फेयर पी रेशो है। अब आपने बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, वो कहते हैं कि वो इंडिया में तो 15 पी रेशो चल रहा है, अमेरिका में 20 चल रहा है, तो पाकिस्तान तो बहुत अंडर वैल्यूड है। वो बात ठीक है, अंडर वैल्यूड है, लेकिन हम कभी भी जो है डबल डिजिट पी रेशो में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वही जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कंपनी या सारी कंपनी की एवरेजेस वो डिटरमिन करते हैं। तो हम 8 हमारा एक तरह से फेयर पी रेशो है, और फिर हमने उसमें जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड किया तो हमने कहा कि चलो एटलीस्ट 6 to 7 तक तो हम पहुंच जाएंगे अगर सारी चीज़ें स्टेबिलिटी रही उसके हिसाब से। तो आपने एक ये चीज़ भी फिर चेक करनी है कि करंट वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक मार्केट जो है ओवर वैल्यूड तो नहीं है। तो अगर स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड भी नहीं है, इंडिकेटर्स जो हमने आपको 4 बताए वो भी ठीक हैं, और पॉलिटिक्स में भी 3-1 चल रहा है, तो फिर आपने मिनिमम जो है 50% पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स में। नंबर 1 रूल जो है ना इस चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट, प्रिडिक्शन नहीं करनी कोई भी। जो चीज़ आपको जब सामने नजर आ जाएगी ना फिर उस पर एक्ट करना है। बहुत तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही होती हैं, उसमें कुछ सच्चाई भी होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी एक बहुत अर्ली स्टेज पे होती हैं और लोग उसको इस तरीके से बताते हैं कि हाँ ये तो होना ही होना है। तो हमने ये देखा है डेटा के साथ कि जब एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी हम जब भी एक्ट करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर है। फिर एक बफर स्ट्रेटजी हमारी होती है, ये हम आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये है कि बेसिकली अगर आपको ये सारी चीज़ें आपके रूल्स जो हैं बूम बस्ट साइकिल्स के वो आपके इन लाइन है, तो आप पहले 50% इन्वेस्ट करें स्टॉक्स में। फिर जब उसमें 1-2 साल रिटर्न आ जाए और फिर भी आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो फिर आप और उसमें ऐड करें, ताकि ये जो 10 से 15% लॉस होता है जब चीज़ें चेंज होती हैं, तो आप उस ये ना हो कि आपने इन्वेस्ट किया और आपका ओवरऑल लॉस हो गया। पहले एक बफर बिल्ड करें और फिर जो है उसके हिसाब से और उसमें ऐड करें, क्योंकि आप तो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेल्थ जो है इस एसेट क्लास में हो जिसमें लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न आते हैं। लेकिन ये जो वॉलीटिलिटी है और बूम बस्ट साइकिल है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। जब थोड़े अनसर्टेन टाइम्स चल रहे हो, जैसे आजकल थोड़ा सा पॉलिटिक्स में गर्मा गर्मी चल रही है, 3-4 चीज़ें चल रही हैं, आईएमएफ अग्रीमेंट जो है वो भी थोड़ा डिले हुआ हुआ है। उसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट में भी हो रहा है कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होगा। फिर थर्ड जलसे भी अनाउंस हो रहे हैं पीटीआई की तरफ से। तो उस टाइम में हमने भी अपने मॉडल पोर्टफोलियो में वो कंपनीज जो लॉन्ग टर्म में भी अच्छी हैं और शॉर्ट टर्म में भी उनके वैल्यू रियलाइजेशन, जैसे आपने बैंक्स और उसमें देखा कि वैल्यू रियलाइजेशन के हिसाब से भी वो बहुत अच्छी हैं शॉर्ट टर्म में, तो हम उनके उनका जो पोर्टफोलियो है उसको होल्ड करते हैं। और अगर कोई ऐसी कंपनी होती है कि हमें लगता है कि अभी हमें इसमें अगर नहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं आएगी, तो हम उसको थोड़े टाइम के लिए सेल भी कर देते हैं। बट अगेन जो हमारा रूल है, जब तक मैक्रो सही है, 3-1 इन पॉलिटिक्स है, तो 50% तो मिनिमम इन्वेस्टेड रहना है, और आजकल हम थोड़ा 70 और 80 के बीच में। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है हम आपको डिटेल में भी समझाएंगे, इस पे पूरा एक लेक्चर होगा। ये बेसिकली आपको बताता है कि हर इन्वेस्टमेंट को आपने देखना है कि ये मुझे 3 साल में कितना रिटर्न दे रही है। तो जब स्टॉक्स थोड़ी हाई प्राइस पे चले जाते हैं तो आप सेम जो उसका मॉडरेट मार्केट के हिसाब से उसकी 3 साल बाद की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं, तो आज उसकी प्राइस जब ज़्यादा होती है तो वो आपको कहता है कि अब तो आपको 3 साल में सिर्फ 50% अपसाइड मिल रही है, यानी कि हर साल 15%। तो फिर आप कहते हैं अब इसमें नीचे जाने के भी चांसेस हैं और अपसाइड भी मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अब प्राइस थोड़ी बढ़ गई है, तो फिर आप दूसरी जगहों पे भी एवेन्यूज तलाश करने लग जाते हैं।
तो फिर अगर आपको लग रहा हो कि अब डिवैल्यूएशन के चांसेस भी हैं तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको खुद ही गाइड करता है कि फ्यूचर के हिसाब से मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होंगी, उसके हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट कर लेते हैं जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब हम अपनी सारी लर्निंग्स को रिव्यू कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस बूम बस्ट साइकिल्स की इसलिए है कि ये लॉन्ग टर्म में एसेट क्लास जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी आपको, लेकिन इसकी जो वॉलेटिलिटी है उसको हैंडल करने के लिए आपको जो है एक फ्रेमवर्क होना चाहिए आपके पास। कन्फर्मेशन का आपने वेट करना है। अगर इस लेक्चर से कोई आप चीज़ देख सकते हैं ना, तो आपने कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं करनी। चार इंडिकेटर्स और चार लोग जो पॉलिटिक्स में होते हैं पाकिस्तान में, आपने उनको सिर्फ वॉच करना है। जब आपको कोई चीज़ कन्फर्मेशन नज़र आएगी फिर ही आपने जो है ना एक्ट करना है। फिर बफर स्ट्रेटेजी हम आपको और डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी हमने इसको मेंशन कर दिया। यूट्यूब की वीडियो है हमारी इस पे, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप वो देख लें। बट इससे रिलेटेड जो डिटेल क्वेश्चन होंगे वो हम लेटर ऑन इन द इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो है वो करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि जब स्टॉक्स की प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है और आप सेम तरीकों से जब उसकी टारगेट प्राइस निकालते हैं आज से 3 साल बाद यूजिंग मॉडरेट मार्केट, तो वो इतनी ज़्यादा अपसाइड नहीं दे रही होती। तो फिर आप कहते हैं कि मैं रिस्क क्यों लूँ। और अगर कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर या पॉलिटिक्स चेंज हो रही होती है तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट यूज करके कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस सारे लेक्चर का मकसद ये है कि यू आर इन्वेस्टेड इन द बेस्ट एसेट क्लास। और ये जो इसकी वॉलेटिलिटी के फैक्टर्स हैं वो भी आपको कहते हैं कि मैं आपको खुद बताऊंगा कि कब आपने निकलना है। मैं आपको इनफ चांस दूंगा कि आप इजीली, जब चीज़ें खराब होंगी आप सेल कर देगा और जब चीज़ें ठीक होंगी तो जो है फिर से बाय कर लेगा। तो आपने जो है बिल्कुल रश नहीं करना, प्रेडिक्ट नहीं करना, और लेट द गेम कम टू यू। चीज़ें आपके सामने खुद आएंगी, आपने बस उसको फॉलो करना है। सो ये हमारा लेक्चर इसका कंप्लीट हो जाता है। इसके जो 3-4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने आपको वाइट बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किए। एक दफ़ा जो हमारा इस पे Q&A होगा उनको फिर से रिव्यू कर लेंगे, और फिर इसकी हम डिस्कशन जो है इंशाल्लाह अपकमिंग सेशन में इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में करेंगे। थैंक यू। एक हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आखिर में जो है प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे नहीं थी, तो ये लास्ट फ्यू स्लाइड्स थी, वैसे तो आपके रिसर्च के पैक में ही है, बट आखिर में जो 5 मिनट हम सारी चीज़ें रिव्यू कर रहे थे ये आपकी स्क्रीन पे भी आ गई। चल, थैंक यू। मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि क्या जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो भी है ये नहीं काम कर रहा है, क्या उसका भी कोई लिंक बनता है या नहीं, यानी डज ही हैव बिग इन्फ्लुएंस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और समथिंग? कह सकते हैं जो वो पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं अगर वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं तो जाहिर है रोल होता है, बट वो फिर उस पर देखते रहते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। एक्शन, जब एक्शन हो जाते हैं ना उस पर जो है अच्छा, क्लियर फिर वही बात कनेक्ट ना करूं मैं, जब हो जाए फिर मैं करूँ एक्शन। होता है। एटलीस्ट कोई अगर 2-3 बहुत बड़ी चीजें कर ले और वो तीसरी बड़ी चीज करने जा रहा हो तो जाहिर है उसके चांसेस फिर आप उसको सीरियसली देखने नहीं लग बट जाते लाइक वैसे एक जनरली बात है कि जैसे जब इशाकदार जब आता है उसने तो तबाही ही मचाई है, तो वैसे लाइक इस कॉन्टेक्स्ट में क्या इस यानी ये भी एक सेफ लीप ऑफ फेथ है या नहीं? हैं। नहीं, आई थिंक इसकी इतनी नहीं है। वो 2013 में तो स्टॉक मार्केट ने सबसे ज्यादा बूम दिया था, तब भी हम्म। वही फाइनेंस मिनिस्टर था, तो वो चीजें बदल जाती हैं। असल में ना हर बंदे की पॉलिटिक्स में भी और एज फाइनेंस मिनिस्टर भी उसके कुछ फीचर्स होते हैं कि उसकी सोच होती है मैंने ये करना है। ठीक तो है। जब चीजें बाकी उसके फेवर में होती है ना उसकी वो सोच सही साबित हो जाती है। और ओके। चीजें अगर नहीं बाकी उसके फेवर में होती तो फिर लोगों को लगता है वो फेलियर हो गया। असल में उस बंदे की थिंकिंग है और उसने हर दफा आके वही करने की कोशिश करनी है। कभी वो काम करती है कभी नहीं करती बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, चलें, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अम्मार। मोमिन महमूद, सॉरी मोहम्मद ताहिर। जी, मैंने ये पूछना था कि अगर हम बूम बस्ट साइकिल्स को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जब भी बूम साइकिल आता है तो सिक्लिकल स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा स्विंग्स देखने को मिलते हैं। तो मतलब इरेशनली उनको हाई पीईज भी मिल जाते हैं जो शायद उनकी फेयर वैल्यू नहीं होती। लेकिन हम जिस तरह से डिस्कस करते हैं हम एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के ऊपर बेट करते हैं विच इज़ द मोर रिलायबल वे। लेकिन अगर हम इस बूम बस्ट साइकिल को अच्छी तरह प्रेडिक्ट करने के काबिल हो जाते हैं तो शुड वी बेट मोर ऑन द सिक्लिकल्स देन द
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, या कि हमें उसी पे रहना चाहिए, विच इज़ अ गुड स्ट्रेटजी? नहीं, ये इतना अच्छा नहीं होता। अ, अगर वीक कंपनीज 10 हैं, उसमें से दो 10x हो जाती हैं इसमें बूम साइकिल में, तो बाकी का भी तो देखें ना। एज अ होल अगर देखेंगे ना, जो वीक कंपनीज लेट से आपने कैटेगराइज कर ली, 100 कंपनीज हैं, 50 वीक हैं और 50 अच्छी हैं, तो एज अ होल एवरेज जो है स्ट्रॉन्ग कंपनी ज़्यादा रिटर्न देंगी। लेकिन एक एक एग्जांपल खोल के देखेंगे तो शायद आपको वीक कंपनीज में ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। हम्म। और दूसरा थोड़ा सा ये था कि ये जो भी आपने फर्स्ट एक कैलकुलेशन की थी छोटी सी, जिसमें आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू वो देखी थी 4 साल के रिटर्न्स के ऊपर, तो ये जो हम एक टर्म सुनते हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, क्या ये वही होता है या कोई डिफरेंट चीज होती है वो इससे? अगर ये प्रॉफिट की जगह आप वो डाल देंगे कैश फ्लो, तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो बन जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट उसमें भी वही होता है ना कि फ्यूचर कैश जो फ्लो की आज प्रॉफिट्स की हैं या वैल्यू। कैश फ्लो है उनकी आज क्या वर्थ है, राइट? बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू ताहिर साहब। मोमिन महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी, जी आवाज़ वालेकुम आ रही है। सलाम। आपकी आवाज़ आ रही है मोमिन? हेलो। जी मोमिन, हमें मोमिन। आ रही है आपकी आवाज़, आई थिंक आपको नहीं आ रही हमारी। जी जी, अब आ गई मुझे आपकी आवाज़। ओके। अच्छा। मेरे मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि पॉलिटिकल जो वैल्यूएशन है वो हम कोई भी करेगा तो वो थोड़ी सी सब्जेक्टिव होगी ऑलवेज। यानी कि हो सकता है कि मेरे हिसाब से वो 2-2 हो गया हो, लेकिन किसी और के हिसाब से अभी भी वो 3-1 हो। और ये हम्म बहुत ज्यादा, और ये इटसेल्फ, ये एवेल्युएशन जो है ये भी बहुत सब्जेक्टिव भी होती है और ये चेंज भी होती रहती है। तो डू यू थिंक दैट इट्स अ वैलिड मतलब इंडिकेटर टू कंसिडर, या हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको ज्यादा देनी चाहिए? अगर तो वैल्यूएशन कम हो ना, मतलब कि स्टॉक मार्केट का पी रेशो इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर जाहिर है आप अगर सोच रहे हैं 2-2 हो गया तब भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और ये अच्छी अच्छी चीज़ है, ये कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, कोई आके आपको पर्ची नहीं देगा कि हाँ भाई 3-1 हो गया, आपको जज करना पड़ता है। तो जाहिर है अपनी एनालिसिस जो है इसमें आ जाती है। बट आपको ना कॉन्स्टेंटली एक अनबायस्ड होकर सोचना है। अगर आप सोच रहे हैं हाँ 2-2 हो गया, लेकिन कुछ 2-3 हफ्ते बाद ऐसी चीज़ होती है, तो वो वापस जो आप 3-1 पे भी जा सकते हैं। तो कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करते रहना होता है, और वैल्यूएशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है ना। अगर तो चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, तो फिर मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। राइट राइट। अच्छा, सेकेंडली, अगर कोई ये स्ट्रेटजी अपनी रखता है कि रादर देन एग्जिटिंग द मार्केट, वो वेट करे कि मार्केट और नीचे जाए और जितना मैक्सिमम, नॉट 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 द मार्केट बट जो स्टॉक्स उसने अच्छी कंपनीज ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट की हुई हैं, और जब हमें लग रहा है, नजर आ रहा है कि भाई अब बूम साइकिल खत्म हो रहा है और बस साइकिल स्टार्ट हो रहा है, देन ही वेट्स फॉर दैट कि उसको अच्छी वैल्यूज पे वो प्राइसेस मिले। तो क्या वो बस साइकिल में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? यानी कि वो आपने दिखाया तो था कि वो बहुत कम फर्क पड़ता है अगर हम इंडेक्स के हिसाब से देखें, लेकिन बाज कंपनीज के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ जाता है। काफी फर्क पड़ जाता है। हाँ जी। तो इसमें ना। डू यू थिंक इट्स अ बेटर हम्म, स्ट्रेटजी कि आप अपनी अपनी टोटल, बेशक आप पोर्टफोलियो में जो आपका एक्सपोजर है उसको कम कर लें at the start of a bus cycle, but when you see that the prices are now accumulating over a large period of time, then it is a better time to invest in the bus cycle rather than the boom cycle. आप ना इस तरीके से कर सकते हैं। लेट से हम टॉप साइकिल पे पहुंचे हैं, ठीक है, और आपने सारे अपने प्रिंसिपल्स लगाए, मॉडरेट मार्केट में भी आप 8 पी रेशो देना शुरू हो गए, सही है, हम 6 दे रहे हैं, आज आप 8 देना शुरू हो गए, फिर भी वो जो है आपको 10% पर ईयर अपसाइड दे रहा है 3 साल के लिए। तो फिर आपको एक क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि इससे हम्म, बेहतर है आप 7-8% ले लें रिस्क फ्री, और इस पे हम्म, बैंक ना करें, क्योंकि ये नीचे भी आ सकती है काफ़ी। तो उधर से आप फिर स्टार्ट करते हैं, हर कंपनी पे अप्लाई करते हैं वही प्रिंसिपल। और अगर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बच रही हो जो कि रिस्क फ्री रिटर्न से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रही है, तो हो सकता है आप पूरा भी एग्जिट कर जाएं। फिर आपने उसको
दूसरी साइड पे जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लेट से आप बाय रहते हैं तो आप दूसरे मुल्कों की स्टॉक मार्केट भी देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट और फिर नेक्स्ट 3 इयर्स में हर चीज आपको क्या रिटर्न दे रही है, उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो ना खुद ही एडजस्ट हो जाता है। हर चीज की जब प्राइस चेंज होगी और आउटलुक चेंज होगी ना, तो वो जो आपको हर अगले 3 साल में एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रहा होता है ना, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसके हिसाब से आपने फ्यूचर पोर्टफोलियो बनाना है। और फिर जब नीचे आ गया लेट से, और आपका रिस्क फ्री लेट से इंटरेस्ट रेट 15% चल रहा है, आपने सेम मॉडरेट मार्केट का प्रिंसिपल यूज किया और 2-3 कंपनीज आपको मिल गई ऐसी जो आपको 25% रिटर्न दे रही हैं अगले 3 साल में, मतलब डबल हो जाएंगी, तो आपने उन तीनों को ऐड कर लिया, 30% पोर्टफोलियो बना लिया। 40-50 तक आप इजीली जा सकते हैं, और फिर जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिली फिर आप आहिस्ता आहिस्ता और ऐड कर लें। राइट, ठीक है सर, थैंक यू। सो दिस वॉज आर बूम एंड बस्ट साइकिल इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, और इसका इम्प्रूव्ड वर्जन जो है वो हम अपने स्टूडेंट से इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0 में शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा हर सेक्टर को अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स किस तरीके से करते हैं और फ्यूचर की टॉप कंपनीज किस तरीके से पिक करते हैं, ये सब हम आपको टीच करेंगे इन इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं तो विजिट आवर वेबसाइट। रजिस्ट्रेशंस आर नाउ अबाउट टू क्लोज, और जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है वो भी ख़त्म होने वाला है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दिस इज अब्दुल रहमान, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।